सारे अदर आईटी एक्ट के रूल्स देखेंगे और साथ में थोड़ा हमारा ट्रिब्यूनल यानी कि ये जो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी है वो कैसे क्रिएट होती है और साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल वो कैसे कंपोज किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पावर्स क्या है और उसका राइट्स क्या है, उसमें से थोड़े बहुत पॉइंट्स आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैंने पिछले टॉपिक में मैंने आपको साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। साइबर पोर्नोग्राफी है क्या, साइबर पोर्नोग्राफी का मतलब क्या है, वो कैसे आपको हेल्प करेगी, और उसका थोड़ा एग्जाम्पल मैंने ये दिया था, याद है कि ऐसे कोई पर्सन था, उनका फ्रेंड्स मायो 86 बैचमेट था, उन्होंने न्यूड पिक्चर लगा दी थी। आइनी कोन्नोकुवाकू फेमस टेनिस स्टार है और उनका फ्रेंड्स जेल के सलियों के पीछे यानी कि सेक्शन 767 के मुताबिक उसको जेल हो गई थी। ऐसा अगर आप कोई सेक्स जॉक्स अपने ई मेंबर्स को भेजते हो यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हो और किसी ने उसके बारे में लीगल एक्शन करवाया तो 100% जो भेजने वाला है उसको भी जेल हो सकती है। सो याद रखिएगा। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस काइंड्स ऑफ लॉ इन इंडिया बिकॉज ऑफ जहाँ पे ऑनेस्टी, फेयरली और विदाउट बायस होना चाहिए, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको अपना रूल्स ऑनेस्टी के साथ, फेयरली के साथ या विदाउट बायस नहीं करोगे तो वो हो नहीं सकता। सो आज हमारा अदर आईटी एक्ट ऑफेंस के बारे में है, अदर आईटी एक्ट के ऑफेंस के बारे में है। यानी कि अब तक के जितने सेशंस हमने देखे वो आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर लॉ के बारे में सुना था। अब हम उसके स्पेशल यानी कि जो आपने पढ़े थे इसके अलावा कोई है ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस जो आईटी एक्ट में आता है तो वो हम देखने वाले हैं। सो पहला ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए, जो आप लोग कंप्यूटर के हो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। एनी पर्सन हु नोइंग और इंटेंशनली डिस्ट्रॉय और अल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड, आप किसी पर्सन का रेडीमेड किया गया प्रोग्राम हो, रेडीमेड किया हुआ सॉफ्टवेयर हो और आपने इंटेंशनली उसको डिस्ट्रॉय किया हो, अल्टर किया हो, जो कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हो या कंप्यूटर सिस्टम में हो या कंप्यूटर नेटवर्क में हो, देन जिसका मुझे सोर्स कोड लीगली मेंटेन करना था ऐसा हो लेकिन आपने उसके साथ टेम्परिंग किया, टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़ किया, तो वो पर्सन को पनिश मिल सकती है अप टू 3 years in jail with fine of ₹2 lakh और both under the section 65 of IT Act 2000। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम मैंने एक जगह पे रखा था, किसी को बेचना नहीं था, किसी को शेयर नहीं करना था, लेकिन आपने आकर उसी प्रोग्राम को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया, इंटेंशनली अल्टर कर दिया, तो आप लीगली एक्ट में आ जाते हो। सो ये लीगली एक्ट 3 साल की आपको जेल दे सकता है, 2 लाख का जुर्माना दे सकता है, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई 2 आपको लगेगा ही लगेगा जुर्माना, यानी कि आप जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकता है सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक। सो आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आईटी एक्ट है जिसमें हमने किसी पर्सन्स को, किसी पार्टी को कंप्यूटर रिसोर्सेज एक्सटेंड करने के लिए ऑल फैसिलिटी दी है और उसका असिस्टेंट डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन कर रहा है। हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने उसको शेयर की है, फैसिलिटी शेयर की है, और वो डिक्रिप्ट कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन को। और whoever fails to assist the agency, यानी कि जो हमको फैसिलिटी मिलनी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रही और उनका असिस्टेंट हमारी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करके उसका मिसयूज कर रहा है, तो ये पनिशेबल है, यानी कि उसका भी 7 साल का आपको जेल हो सकता है अंडर द 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, यानी कि कई सारे सेक्शन जुड़े हुए हैं। मैं एक दिन आप सभी को यही सेक्शंस के एक समराइज सेशन भी दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि सेक्शन 69 क्या कर रहा है, 68 क्या कर रहा है, 67 क्या कर रहा है। इसके अलावा एक और भी है, आपने किसी पर्सन का अनऑथोराइज सिक्योर एक्सेस
और अटेम्प्ट किया हो जो सिक्योर सिस्टम हो, यानी कि एक सिक्योर सिस्टम था हमारे पास लेकिन आपने अनऑथोराइज वही सिक्योर सिस्टम को यूज करने की कोशिश की, अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और जो किसी पर्सन ने डिक्लेयर किया हो कि इस चीज को आपको किसी को छूना नहीं है, यानी कि किसी गेजेटेड ऑफिसर ने उसी चीज को गवर्नमेंट की तरह ऑफिशियली सील लगा कर बैठे हो, यानी कि इस सिस्टम का सिक्योरिटी आपको टच नहीं करना है, फिर भी आपने उसको अनऑथोराइज चेक किया, तो आपको भी पनिश मिल सकता है, 10 साल का जेल हो सकता है और फाइन भी हो सकता है अंडर द 70 एक्ट, यानी कि सेक्शन 70 के मुताबिक आपको ये भी हो सकता है, आईटी एक्ट 2000। देखिए यहाँ मैंने अलग अलग प्रकार के आईटी एक्ट बताए, फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं लेकिन अभी सुन लीजिए। अगर किसी पर्सन ने किसी चीज का मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, उसका मटेरियल कहीं और जगह पे यूज किया हो, लेकिन जिसका कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी और सर्टिफाइड अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया हो या डिजिटल सिग्नेचर दिए, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, तो उसको भी जेल हो सकती है 2 साल की और आपको 1 लाख का जुर्माना हो सकता है अंडर द सेक्शन 71 ऑफ आईटी एक्ट 2000। देखिए किसी चीज का मिस इंटरप्रिटेशन करना और उसी मटेरियल को कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी के मुताबिक या सर्टिफाइड अथॉरिटी के मुताबिक अगर आपने किसी का लाइसेंस लिया हो और उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट और उसका भी आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो ये सबको आपको 2 लाख का 2 इयर्स का जुर्माना 2 इयर्स के आपको जेल और 1 लाख का जुर्माना आपको हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये मिस इंटरप्रिटेशन वाला मटेरियल। दूसरा, आपने किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रेक किया हो, जो आपको लॉ के मुताबिक आपको अगर नहीं करना था, लेकिन आपको लॉ को समझा नहीं, इलीगली उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपने ब्रीच की है, तो आपको ये 2 बरस का 2 साल का आपको जेल हो सकता है, या फिर 1 लाख रुपीस का जुर्माना हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है अंडर द सेक्शन 72। देखिए कैसे कैसे प्रकार के आपके पास इतने सारे एक्शंस भी हैं और सामने उसका जुर्माना भी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के लिए है। इसके अलावा किसी ने डिजिटल सिग्नेचर किया हो, देख लीजिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया हो, उसका नॉलेज हो और जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है उनको ये सर्टिफिकेट दिया हो, लेकिन इश्यू नहीं किया, आपने मांगा था, आपके नॉलेज के मुताबिक आपको मिलना था, आप सब्सक्राइबर हो, लेकिन उन्होंने इश्यू नहीं किया और आपका डिजिटल सिग्नेचर लिया है फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको जो रिजेक्ट किया या सस्पेंड किया उसके बारे में भी आप उसको 2 साल का जुर्माना लगा सकते हो या 1 लाख का 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना भी लगा सकते हो अंडर द सेक्शन 73। देखिए डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज भी आपको जेल करवा सकता है, 2 साल का जेल और 1 लाख का जुर्माना। इसके अलावा आपने किसी पर्सन का क्रिएट, पब्लिश और अदर टाइप का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया हो जो डुप्लीकेट हो, देख लीजिए फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, किसी पर्सन को डुप्लीकेट डिजिटल सर्टिफिकेट देकर आपने उनको फ्रॉडुलेंट मोड में लाया हो या फिर उसके साथ चीटिंग किया हो, तो उसको भी 2 साल का जुर्माना 2 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं सेक्शन 74 के मुताबिक। तो देखिए ये इस प्रकार के कई सारे लॉ है। आपने किसी भी पर्सन्स का कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या फ्लॉपीज या डिस्क या टेप ड्राइव किसी भी लॉ के साथ जुड़े हुए हो और किसी ने आईटी लॉ का ब्रेक किया हो, तो सेक्शन 76 के मुताबिक आपको वहाँ क्रेडिट यानी कि जमा करवाना पड़ता है, या फिर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो सभी, इसके साथ आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो ये मैंने जो बताया उसमें से एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए जैसे कि किसी पर्सन ने
हमारे कंप्यूटर में वायरस छोड़ दिया, प्लांटिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब उसको क्या लगेगा, ध्यान से देखिए। उन्होंने ब्रेकिंग किया सेक्शन नंबर 43 ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि उन्होंने प्लांटिंग वायरस किया तो सेक्शन 43 लगेगा। उन्होंने थोड़ा मिसयूज किया तो 425 आईपीसी लगेगा। और इन दोनों एक्ट के मुताबिक उसको 2 साल का जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। किसी ने जानबूझकर आपके कंप्यूटर में वायरस भेजा हो जो आपको पता है कि उन्होंने ही भेजा है, ऐसा आप प्रूव कर सकते हो, तो सेक्शन 43 लग सकता है, सेक्शन 425 भी इंडियन पेनल कोड का लग सकता है, और आपको 2 साल की सजा भी दे सकते हो और उनको फाइन भी लग सकता है। तो ये आईटी के अदर एक्ट है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ये रिपीट कर रहा हूं, सभी प्रकार के कौन से लोग कहाँ लगे थे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पिछले सेशन का ये टॉपिक था साइबर पोर्नोग्राफी। अब हमारा आज का सेशन आईटी एक्ट ऑफेंस है, जिसमें किसी का इंटेंशनली डिस्ट्रॉय, अल्टर और कंप्यूटर सोर्स कोड। देखिए, किसी का कंप्यूटर सोर्स कोड इंटेंशनली डिस्ट्रॉय और अल्टर करते हो तो 65 सेक्शन लगेगा, 3 साल की सजा, 2 साल का जुर्माना। अगर किसी पर्सन ने किसी फैसिलिटी को एक्सटेंड करने को बोला है और वो फैसिलिटी के साथ आपका इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट कर रहा है और वो फेल हो जाता है तो उसको 7 साल का जेल हो सकता है और उसको 69 एक्ट लगता है सेक्शन, और आईटी एक्ट 2000 उसके साथ अप्लाई किया जाता है। किसी अनऑथोराइज पर्सन ने सिक्योर सिस्टम को एक्सेस करने को ट्राई किया हो जो गैजेटेड ऑफिसर ने उसको सील किया हो तो पनिशमेंट मिल सकता है 10 साल का और उसको भी फाइन लग सकता है, सेक्शन 70 लगेगा। अनऑथोराइज सिक्योर एक्सेस, यानी कि आपका कोई ऐसा सिस्टम हो जिसने सिक्योर करके रखा है, प्रोटेक्टेड करके रखा है, लेकिन आपने अनऑथोराइज उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो ये भी सेक्शन 70 लगेगा। अगर आपके पास कोई मटेरियल हो जिसका आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जिनके पास से आपने सर्टिफिकेट लिया हो, जैसे कि कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी और सर्टिफाइड अथॉरिटी के साथ, और आपने वो लाइसेंस लिया हो और उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो भी आपको 2 साल का आपको जेल और 1 लाख रुपीज का जुर्माना लग सकता है अंडर द सेक्शन 71। दूसरा कह रहा हूँ, आपने किसी पर्सन का कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी लॉ के मुताबिक किसी को ब्रीच किया हो, किसी की प्राइवेसी ब्रीच की हो, किसी कॉन्फिडेंशियलिटी आपने ब्रीच की है, तो आपको 2 साल का आपको सजा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, सेक्शन 72 लगेगा। इसके अलावा आपने किसी पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर नॉलेज के मुताबिक आपको इश्यू नहीं किया हो, आपने लाइसेंस लेने की कोशिश की हो, किसी ने इश्यू नहीं किया हो, या फिर किसी ने सर्टिफिकेट को रिवॉक कर दिया हो या सस्पेंडेड कर दिया हो, आप तो लीगली हो लेकिन सामने वाले ने बीच में से आपका ये सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया हो, तो जो बीच में आ रहा है, यानी कि जिन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की या मॉडिफाई करने की कोशिश की, उसको भी 2 साल का जुर्माना, 2 साल का सजा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है अंडर द 73 आईटी एक्ट के मुताबिक। किसी पर्सन ने ऐसा डिजिटल सिग्नेचर डुप्लीकेट बनाया हो, पब्लिश किया हो अपने नॉलेज के साथ और किसी को चीट किया हो, तो भी आपको 2 साल की जेल या 2 लाख का जुर्माना हो सकता है अंडर द सेक्शन 74। ये जो एक्ट है आईटी एक्ट में नहीं दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दिए गए, इसलिए इसको मैं कहता हूं अदर आईटी एक्ट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी पर्सन का आपने कंप्यूटर सिस्टम यूज किया हो, फ्लॉपी, कंप्यूटिंग डिस्क, टैब ड्राइव, सभी, अगर किसी लीगली इलीगल मोड में किसी केस के साथ वो कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपी सब जुड़े हुए हैं, तो आपको उसको भी वहां छोड़ देना पड़ता है अंडर द सेक्शन 76, यानी कि उसका सील किया जाएगा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टैब ड्राइव वगैरह वगैरह। ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, किसी ने पर्सन ने, फॉर एग्जांपल मेरे ही पीसी में आपने जानबूझकर कंप्यूटर वायरस छोड़ दिया, तो अगर मुझे पता चल जाता है कि इसी पर्सन ने ये काम किया है, तो आपने ब्रेकिंग किया है सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट,
आपने मिसचीव किया है तो वो भी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक सेक्शन 424 लगेगा। अगर दोनों कोड लगते हैं तो आपको 2 साल का आपको जेल हो सकता है, या फिर फाइन होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, याद रखना। सो ये है अदर आईटी एक्ट। अब सर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट 2000 में कभी कभी सभी इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए, वो इंडियन पेनल कोड के साथ भी जुड़े हुए हैं जो 1860 में आया था। अब सर ये साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी है क्या? साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन 100% आने वाला है और आपको समझना भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेल एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट 2000 जो बना, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमेटी बनाई, कंस्टिट्यूट अ कमेटी, जिसका नाम ही साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी हुआ। दोबारा बोलता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही आईटी एक्ट 2000 बनाया, उसके बाद उसकी एक कमेटी रची, जिसका कमेटी का नाम था साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। अब ये रेगुलेशन कमेटी करती क्या है और उसके साथ कौन कौन जुड़े होते हैं वो बताता हूँ। ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी है, उसके साथ कंसिस्ट यानी कि कौन कौन लोग होते हैं देख लीजिए, चेयरपर्सन्स एंड सच अ नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपली अफेक्टेड और हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो साइबर के रेगुलेशन बनाने के लिए उनके पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक फिट हो नॉलेज से, उनकी डेजिग्नेशन से। उसमें 2 प्रकार के ऑफिसर आते हैं, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, और साथ में चेयरपर्सन्स। सर ऐसा हमारे इंडिया में है? यस वी हैव। तो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, उसकी एडवाइस की गई है और वो क्या करते हैं देख लीजिए। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर रूल्स बनाते हैं और एनी पर्पस कनेक्टेड विद दिस एक्ट, यानी कि ये ऐसे रूल्स क्रिएट करते हैं जो साइबर रेगुलेशंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर लगाए जाते हैं। दूसरा उनका काम ये है उसका रेगुलेशंस फ्रेमिंग करना, यानी कि उसको कंट्रोलर बनाना, कंट्रोलर को फ्रेमिंग करना, और जो रेगुलेशंस क्रिएट किए गए हैं उसके नियमों को कंट्रोल में लाना। और इसका ये जो कमिटी, रेगुलेशंस कमिटी बनी है, ये यहाँ से सेक्शन 88 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। यहाँ से मुझे सोर्स कोड मिला है, याद रखना, indiacode.nic.in। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है, पूरे रूल्स यानी कि साइबर के या फिर लीगल या इलीगल सभी प्रकार के कोड यहाँ आ जाते हैं। मैं उसको दिखाने वाला हूँ, क्लिक करता हूँ और आपके सामने वो चीज आने वाली है और मैं उसको शेयर भी करता हूँ। वेट अ मिनट, देख लीजिए ये इंडिया कोड है, देख लीजिए ये डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट, यानी कि सबके लिए एक ही रिपोजिटरी सिस्टम है जो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ऐसे कई प्रकार के रूल्स है, राज्यसभा के, लोकसभा के, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, सभी इस तरह से आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ से आप जो ढूंढना चाहते हो वो सभी प्रकार के लीगल एक्ट ढूंढकर आप यूज भी कर सकते हो। यहाँ दिए गए देख लीजिए सेंट्रल एक्ट के कौन से है, सेंट्रल एक्ट में कौन कौन आता है, स्टेट एक्ट में कौन कौन आता है, गुजरात के स्टेट एक्ट कौन से है, सेंट्रल, वो भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम है जहाँ से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, इसको कहते हैं इंडिया कोड NIC.in। अब ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी है जो रूल्स बनाती है और उसका रेगुलेशन कैसे करे, रूल्स को कैसे रेगुलेट करे, उसका फ्रेमिंग बनाती है, यानी कि उसका ट्रिब्यूनल यानी कि उसका कोर्ट, उसको हियरिंग कैसे हो, उसको कैसे उसको कंट्रोल में किया जाए, वो करती है। तो देखिए यहाँ इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ कन्फर्ड बाय द सेक्शन 88, देख लीजिए ये एडवाइजरी कमेटी जो बनी है ना सेक्शन 88 के मुताबिक बनी है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000।
द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी, जिसके कौन कौन मेंबर है मैं दिखाता हूँ। देखिए पहला मेंबर्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको चेयरपर्सन बनाते हैं, चेयरमैन, देख लीजिए चेयरमैन। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो चेयरमैन होते हैं। इसकी एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन आते हैं वो दिखाता हूँ। दूसरा सेक्रेटरी पर्सन होता है जिसके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से मेंबर बनते हैं। तीसरा पर्सन है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंबर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, सेक्रेटरी उनके मेंबर है। देख लीजिए सेकंड सेक्रेटरी भी मेंबर है, ऐसे कई सारे हैं। देख लीजिए ये सभी मेंबर्स उसी एडवाइजरी कमेटी में आते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के आते हैं, डिफेंस में से आते हैं, होम अफेयर्स में से आते हैं, कॉमर्स में से आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर भी आते हैं। ये व्यक्ति का नाम है, अभी ये प्रेसिडेंट मेंबर सेक्रेटरी लॉ कमीशन, ये अभी इंडिया का बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन, डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ये कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशंस, सेक्रेटरी फॉर रोटेशन फ्रॉम स्टेट वाइज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बाय रोटेशन फ्रॉम द स्टेट वाइज। इसके अलावा कौन कौन है मैं दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ आईआईटी बाय रोटेशन फ्रॉम आईआईटीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीआई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और फिकी और एसोचैम, सीनियर डायरेक्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंबर सेक्रेटरी, ये मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया। यानी कि टोटल मिलाकर एडवाइजरी कमिटी 21 पीपल है। ऐसा गैजेट ऑफिसर ने दिल्ली में 17 अक्टूबर 2000 में भेजा था। उसका नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर लिंक में। आपको वो ये जो मेंबर का नाम जो है मेंबर की लिस्ट दिए गए वो मिल जाएगा यहाँ से। सो ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही ये आईटी एक्ट 2000 लाए तो उसके लिए उसकी कमेटी रची, यानी कि कंस्टिट्यूट अ कमेटी, और उसको साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी में चेयरपर्सन आते हैं, कई सारे ऑफिशियल पर्सन है, कई सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हैं, और उनका नॉलेज ये सब्जेक्ट मैटर में अच्छा हो तब जाके ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको आगे एडवाइजरी कमेटी में ले जाती है। एडवाइजरी यानी कि आपको एडवाइस करना है कि साइबर सिक्योरिटी में कौन से रेगुलेशंस, कौन से रूल्स आपको क्रिएट करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, अपडेट करने हैं, जिस तरह से। सो उसकी एक्ट में आपको करना क्या है, ये जो कमिटी है वो एडवाइस करती है। क्या एडवाइस करती है? एनी रूल्स और एनी अदर पर्पस कनेक्टेड विद दिस एक्ट, यानी कि इसके रूल्स के आसपास का कोई जुड़ा हुआ पर्पस या फिर नए रूल्स वो एडवाइस करती है। दूसरा उसका फ्रेमिंग बनाती है, द कंट्रोलर इन फ्रेमिंग द रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, ये रूल्स को कैसे फ्रेमिंग में लाया जाए, उसको रेगुलेट मोड में कैसे किया जाए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए, ये एडवाइजरी कमेटी उसको सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है। तो इसके लिए ये एडवाइजरी कमेटी में इंडिया में कौन कौन है, तो इंडिया में मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको चेयरमैन कहा गया है और बाकी सब मेंबर से देख लीजिए। और लास्ट में इनमें से मेंबर सेक्रेटरी आपके जो है सीनियर डायरेक्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर 2000 में भेजा गया है, जो मैंने गवर्नमेंट की इस वेबसाइट से लिया है। इसको कहते हैं साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। सो नेक्स्ट हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है। पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट। तो अब उसको समझना है तो आपको क्या समझना है कि एस्टैब्लिश, ये जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको एस्टैब्लिश किया तो उसका सेक्शन था सेक्शन 48। देख लीजिए सेक्शन 48 के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भेजा था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉल्ड साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आप अपीलेट करने आते हो, जो ट्रिब्यूनल में आते हो यानी कि कोर्ट में आते हो, वो जो अगर साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है या साइबर रेगुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट। अब इसका मैटर क्या है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेसिफाई नोटिफिकेशंस ऑल द मैटर एंड प्लेसेस विच फॉल अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि साइबर के लगते जितने भी आपको नोटिफिकेशन मिले हो, मैटर मिले हो, प्लेसेस मिले हो, ये सबको इसी जुरिडिक्शन में लाया गया है, इसके दायरे में लाया गया है, यानी कि साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उनकी दायरे में ये साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। यानी कि ये कोर्ट है जिसका मैटर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ उसका कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या उसका यूज करना पड़ेगा या उसका हेल्प लेना पड़ेगा। ये एस्टैब्लिशमेंट। अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन सेक्शन 49 के मुताबिक कंपोजिशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ओनली वन पर्सन इन अ ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देती है, उसको कहते हैं प्रिसीडिंग ऑफिसर्स। प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उसको कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है वो देखते हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप अपॉइंटमेंट करते हो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो उसका क्वालिफिकेशन भी सेक्शन 50 में दिया गया है। ये पर्सन इज कंसिडर क्वालिफाइड, उस पर्सन को हम क्वालिफाइड तब गिनते हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल ऑफिसर में तब कहा जाता है कि ही हैज क्वालिफाइड ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पे वो जज होने चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन देख लीजिए, वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। दूसरा, ही इज और वाज द मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज, वो मेंबर होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विसेज के, या फिर होल्ड और हेल्ड विद अ पोस्ट इन ग्रेड 1, यानी कि क्लास 1 ऑफिसर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये देख लीजिए उनकी क्वालिफिकेशन है। जब आप साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो जो सामने वाला पर्सन है यानी कि जज है, तो वो हाई कोर्ट के जज होंगे या फिर उनके मेंबर्स होंगे, कहाँ से? इंडियन लीगल सर्विसेज के, या फिर वो क्लास 1 ऑफिसर होंगे जिसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो लीगल मैटर में। मैं बात कर रहा हूँ लीगल मैटर में, ये उनकी क्वालिफिकेशन हुई। अब उनका टर्म्स कितना चलता है, यानी कि ये जो ऑफिस में जो काम करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो सेक्शन 51 में लिखा गया है। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज 5 इयर्स, यानी कि आप आज किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट करते हो तो 5 साल तक वो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए काम करेगा, अनटिल द एज ऑफ 65। इन दोनों में से जो पहले आएगा, दोनों में से कोई एक को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आप 5 साल तक रह सकते हो या फिर 65 साल तक रह सकते हो। दोनों में से जो अर्ली आएगा उसके मुताबिक आपको वहां ये साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल में आपका एज अ डेजिग्नेशन रहेगा, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। अब ये वैकेंसी कब फिलअप होती है और कौन कौन फिलअप कर सकता है, तो सेक्शन 53 में उसका भी मेंशन किया गया है। इफ फॉर एनी पर्सन अदर देन टेम्पररी एब्सेंस, यानी कि अगर कोई पर्सन है ही नहीं, टेम्पररी बेस पर है, तो देयर इज अ वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हायर अनदर पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट टू फिल द वैकेंसी। मान के चलो किसी पर्सन ने उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया था, लेकिन कोई कारण से बीच में ही उनका देहांत हो गया या फिर वो बीमार पड़ गए या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि जिन्होंने उनको कंटिन्यू नहीं किया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्सन की जगह किसी और पर्सन को वैकेंसी में लाती है। तो उसके लिए भी उसका ये सेक्शन में मेंशन किया गया है कि कब उसको यूज किया जाए। सो फर्दर द प्रोसीडिंग कंटिन्यू बिफोर ट्रिब्यूनल फ्रॉम द स्टेज एट विच द वैकेंसी इज फिल्ड, यानी कि जहां से उन्होंने डिसकंटिन्यू किया उसी दिन से वो नए पर्सन्स को कंटिन्यू करने के लिए वैकेंसी भी वो निकालते हैं और उसको फिलअप करते हैं। अब ये जो मैंने बताया दोनों का मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोनों को समझिए। साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप क्रिएट करते हो आईटी एक्ट 2000 में, उसकी कमेटी है जो एडवाइस आपको दे रही है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 21 मेंबर को चुनती है। अभी देख लीजिए 21 मेंबर है। जो 21 मेंबर का मैंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो ये यूआरएल से निकाला है। ये एडवाइजरी कमेटी है, वो एडवाइस करती है, उसके लिए ये मेंबर्स भी जान लेना कौन कौन मेंबर है उसके।
और इसके बाद साइबर अपील ट्रिब्यूनल आता है, यानी कि रेगुलेशन कमेटी आ जाने के बाद आपको उसका ट्रिब्यूनल क्रिएट करना पड़ता है। ट्रिब्यूनल यानी कि उसका कोर्ट, जहां पे दोनों पक्ष की सुनवाई होती है और उसको सुनने के बाद उसका हियरिंग होता है। यानी कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल वो सेक्शन 48 के मुताबिक हुआ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका ट्रिब्यूनल बनाया, उसको कहते हैं साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसकी जो भी मैटर्स साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न में आते हैं वो सभी इसके ज्यूरिडिक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद उसका कंपोजिशन किया गया। कंपोजिशन यानी कि उसको पर्सन को चुनते हैं, पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, तो ओनली वन पर्सन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनका होता है, जिसको साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन होती है, वो भी सेक्शन 50 में कहा गया है। क्वालिफिकेशन नंबर 1 ये है कि वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेंबर होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विसेज के। तीसरा क्वालिफिकेशन ये है कि अगर वो लीगल सर्विसेज में काम नहीं कर रहे हैं तो ग्रेड 1 यानी कि क्लास 1 ऑफिसर होने चाहिए लीगल सर्विसेज में पिछले 3 साल से, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद मैंने उसका टर्म्स के बारे में बताया, यानी कि वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में उनको सिलेक्ट किया है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 5 साल तक काम कर सकता है या फिर 65 साल तक काम करता है। दोनों में से जो अर्ली आएगा वहां से उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस यानी कि उनका सर्विस बंद किया जाएगा, यानी कि पूरा किया जाएगा। मान के चलो कि कोई कारण से किसी पर्सन ने यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन था जिसके कारण वो वहां से बंद कर रहे हैं, देन ये जो वैकेंसी है उसको भी फिलअप करने के लिए यानी कि इसी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए सेक्शन 53 में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाया गया है, जो वहां से यानी कि उसी दिन से जहां से उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था उसी दिन से उनको नया अपॉइंटमेंट नए पर्सन को मिल जाता है टेम्पररी एब्सेंस के लिए, बीमार के कारण या फिर किसी और पर्सन के कारण। एक्ट 2000 और उसकी गुजराती वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। मैंने ये बताया था इंडिया कोड nic.in, उसको मैंने क्लिक किया और ये भी है हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की वेबसाइट, वहां पे भी आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक जगह पे जाओगे ये सभी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन अंदर अमेंडमेंट किया गया है, ये अमेंडमेंट 2008 में आया है, ये आईटी एक्ट 2000 में है, ये मैंने क्लिक किया। ये व्यू द आईटी एक्ट 2000 उसको क्लिक करेंगे तो उसका पूरा देख लीजिए, प्राइमरी लेवल में क्या डिफरेंस है, डिजिटल सिग्नेचर में क्या रूल्स लगाए गए हैं, उसका नॉलेज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे सिक्योर करना है, रेगुलेशंस कमिटी अथॉरिटी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर की क्या होती है, पेनल्टी क्या लगा सकते हो, साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल देख लो। अभी आज पढ़ा था वो चीज, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। मैं अभी साइबर रेगुलेशंस ये जो देख लीजिए पूरा का पूरा एडवाइजरी कमेटी देख लीजिए, ये 48 एस्टेब्लिशमेंट, 49 कंपोजिशन, 50 क्वालिफिकेशन, 51 टर्म्स ऑफ ऑफिस, इसके बाद 52 आता है, 53 भी आता है, उसका 54 भी आता है। देख लीजिए इनकी सभी सेक्शंस लगे हुए हैं, उसी सभी प्रकार के सेक्शन के मुताबिक उसकी क्वालिफिकेशन मेंशन की जाती है और उसका ये डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, रेगुलेशंस को ये साइबर रेगुलेशंस अपील ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाता है। ये साइबर ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल याद रखना। उसके जैसा अगर आपको पढ़ना है तो 36 पेज का आपको छोटे से पेज में ये समराइज किया गया आईटी एक्ट है। देख लीजिए यहाँ पूरा का पूरा मेंशन किया गया है, किसके लिए कौन सी मेंशन है मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपने किसी पर्सन के बारे में कुछ लीगल एक्टिविटीज करनी है तो यहाँ मैं सेक्शंस बताता हूँ। रेगुलेशंस अथॉरिटी देख लीजिए, रेगुलेशंस ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी, पहले अपॉइंटमेंट कंट्रोलर किया जाता है, इसके बाद फंक्शंस होते हैं रेगुलर कंट्रोलर की, इसके बाद रिकॉग्निशन किया जाता है, उसका लाइसेंस होता है, रिन्यू ऑफ लाइसेंस भी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है इसी सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। देख लीजिए ये पूरा का पूरा, ये अपील ट्रिब्यूनल आया 48 में है, अपील ट्रिब्यूनल 48 पे है,
तो ये पूरा रूल्स के साथ पूरा का पूरा आईटी एक्ट मेंशन किया गया है। देखो मैंने कभी कभी आपको बताया था 65 सेक्शंस, देख लीजिए। टेम्परिंग विच कंप्यूटर सोर्स कोड डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी के साथ टेम्परिंग करते हो, चेंज करते हो, तो ये कॉट लगेगा, यानी कि ये सेक्शन लगेगा। तो ये सभी प्रकार की देख लीजिए। पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट, किसी चोर की पनिशमेंट, आइडेंटिटी को आप पनिश दे सकते हो अगर आइडेंटिटी चुराई है, या वायोलेशंस ऑफ प्राइवेसी, देख लीजिए पनिशमेंट ऑफ वायोलेशंस ऑफ प्राइवेसी। अगर साइबर टेररिज्म किया है, साइबर से यूज किया हुआ टेररिज्म, देख लीजिए ये भी एक रूल्स है। तो ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ से आप ढूंढ सकते हो, और इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन भी है। 36 पेज में पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी क्या है वो आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ अपील ट्रिब्यूनल, उसका मीनिंग कहा गया है, देख लीजिए। अपील ट्रिब्यूनल रिफर टू एज सब सेक्शन ऑफ 1 सेक्शन 48, यानी कि आपको सेक्शन 48 पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अपील ट्रिब्यूनल है क्या। तो ऐसे कई सारे वहां पे रूल्स बनाए गए हैं जो आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा। की क्या है, लो क्या है, लाइसेंस क्या है, वो सब कुछ लिखा है। जैसे कि लाइसेंस का मीनिंग क्या है, लाइसेंस इट्स अ लाइसेंस ग्रांटेड टू सर्टिफाइड अथॉरिटी, यानी कि सर्टिफाइड अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया हो उसको लाइसेंस ये काउंट करते हैं। लेकिन उसका मेंशन कहाँ गया है, तो सेक्शन 24। तो आप 24 को पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा कि लाइसेंस है क्या, सर्टिफाइड अथॉरिटी किसको कहते हैं। तो ये सब कुछ आपको इसी पर्टिकुलर पेज में ही, यानी कि 36 पेज है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में भी और आपके नॉलेज में भी। तो ये आपको समझने के लिए मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ आपके ये चैट में। सो आज के सेशन का ये समराइज इश्यू है कि साइबर लॉ है क्या। साइबर एक ऐसा जेनरिक टर्म है, साइबर लॉ, जिसको रिफरिंग करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ लीगल एंड रेगुलरिटी एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के साथ जुड़े हुए जितने भी टर्म्स है उसको साइबर लॉ में कंसीडर किए गए। अगर आपने इलीगली यूज किया है, इलीगली एक्टिविटीज की है, तो everything concerned with related to emanating from the any legal aspect or concerning any activities of citizen in the cyber space, यानी कि इंटरनेट के साथ अगर आपने कहीं पे भी उसका मिसयूज किया हो, ऐसा कोई एक्टिविटीज किया हो, तो उसको साइबर लॉ में कंसीडर किया जाता है। Cyber law encapsulate legal issue which are related to the use of communicative, transactional or distributive aspect to the network information technology or device, यानी कि कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ आपने कम्युनिकेशन किया हो, उसके साथ ट्रांजेक्शन किया हो, आपने उसे कुछ भेजा हो या कुछ लिया हो, अगर किसी लॉ के मुताबिक अगर वो इलीगल एक्टिविटी है तो आपके सामने साइबर लॉ आएगा ही आएगा। और लास्ट वन जो बहुत सिंपल वन है, जो समझ में आ जाएगा, इट इज अ लीगल, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच अफेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ये ऐसा लॉ है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के साथ जुड़े हुए लोगों को ये अफेक्ट करता है अगर आपने इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म की है तो। साइबर सिक्योरिटी किसी चीज को सिक्योर करने के लिए है, लेकिन वो सिक्योर की गई चीज को कोई मिसयूज करता है इलीगल वे में, इलीगल एक्टिविटी से, तो उस पे हम साइबर लॉ लगा सकते हैं। यही है यूनिट 2 में समझाया गया। साइबर सिक्योरिटी